बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। काला हान से हाथापाई में मेरे चेहरे वगैरह पर कोई खून आलूद खराश न आ गई हो जो बाहर किसी पुलिस वाले की नज़रों में आकर मेरे लिए दुश्वारी का सबब बन जाए, लेकिन मेरे इस्तफसार पर सुल्तान शाह ने मेरे इन अंदेशों की तरदीद कर दी और मैं इसे ट्यूब स्टेशन पहुँचने की हदायत करते हुए सड़क अबूर करके इससे अलग हो लिया। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। जब तक काला हान मौत बनकर मेरे सर पर सवार था, मैं सब कुछ भूलकर अपनी सारी तवज्जो इसी पर मरकूज किए हुए था, लेकिन इसे मौत की बेरहम वादियों में धकेलते ही ये हौलनाक एहसास दिमाग पर तारी हो गया था कि काला हान की कहानी के मुताबिक गजाला अब काउंट्री में नहीं थी, बल्कि अपनी तरफ बढ़ने वाली दो बेड़ियों को जहन्नम वासिल करके कहीं फरार हो चुकी थी। और जैकब, जिससे गजाला के बारे में कोई इतला मिल सकती थी, काला हान के हाथों मारा गया था। इस तरह गजाला इंसानों के अथाह समंदर में कहीं गुम हो चुकी थी, जिसका सुराग लगाना इस अजनबी सरजमीन पर जुए शेर लाने से कम नहीं था। मैं जेबों में हाथ डाले सड़क की बाएं सिमत वाली फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। सुल्तान शाह दूसरे फुटपाथ पर मुझसे काफी आगे चला जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं गजाला की तलाश की मुहिम किस तरह जारी रख सकूंगा। पूरी कहानी सुनकर सुल्तान शाह के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें उभर आईं। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शेफर्ड बुश के एस्कोस आर्म्स में गजाला की बाजियाबी की कहानी ने ऐसा गैर मुतवक्को और सनसनी खेज मोड़ लिया होगा। इसके नजदीक इस पब में दो लाशों की मौजूदगी से ज्यादा अहम ये बात थी कि गजाला इस ठिकाने पर नहीं थी जहां वीरा ने इसे मेहमान के तौर पर रखा हुआ था। मुझे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि गजाला जैसी सीधी और खानादार लड़की ने बुरा वक्त आने पर बरतानिया में अपने खाते का आगाज दोहरे खून से किया था। महज इसी बिना पर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अब वो खून आशाम हो गई थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो के बाद तीसरा चौथा कत्ल भी कर सकती थी, लेकिन ऐसे खूनरेज मामलात में वो बिल्कुल अनाड़ी थी। अगर काला हान को ये इल्म था कि वो काउंट्री में दो आदमियों को हलाक करने वाली गजाला थी, तो ये बात कानून के मुहाफ़िज़ों से भी पोशीदा न रही होगी। इन दिनों ताजे बरतानिया के जेर साया नस्ली मुनाफरत की जो लहर चल रही थी, इसके पेश नज़र गालिब इम्कान यही था कि जैकब के भाई के घर पर होने वाले बदमस्त स्किन हेड्स या गंजों के इज्तिमा से गजाला के हक में कोई गवाही रिकॉर्ड पर न आ सकी होगी और इस मामले को रवायती तौर पर एक एशियाई औरत के हाथों दो अंग्रेजों के कत्ल का संगीन मामला करार देकर मुल्क गिर पैमाने पर इस सफाक कातला की तलाश की मुहिम शुरू कर दी गई होगी। काला हान इस पब में बिला वजह नहीं आया था। सुल्तान शाह तवील सकूत के बाद बोला, जैकब को यकीनन इस बारे में इल्म रहा होगा। हो सकता है कि वो काउंट्री से फरार होकर बाबी ने लंदन में इसी के पास पनाह ली हो। जैकब के मर जाने के बाद अब ये सब क्या साथ हैं जिनसे हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, हो सकता है कि जैकब की क़यामगाह से कोई सुराग मिल सके। जैकब की लाश दरियाफ्त होते ही इसका मकान पुलिस का गढ़ बन जाएगा, हम उधर का रुख भी नहीं कर सकते। फिर काला हान जैसे चालाक आदमी ने भी ये इम्कान नजरअंदाज न किया होगा। हो सकता है कि उधर से मायूस होने के बाद ही इसने पब में जैकब से दो टोक बात करने का फैसला किया हो। इसका तो मतलब हुआ कि अब हम फिर अंधेरे में हैं। बदकिस्मती है कि जैकब हमसे मिलने से कबल ही मार डाला गया। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वीरा की आमद पर ही इस उलझी हुई डोर का कोई सिरा हाथ आ सकेगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, वीरा? वो पुरख्याल लहजे में बोला, हाँ वही किसी काम आ सकेगी, बशर्ते कि वो यहाँ आते ही तंजीम के मामलात में मसरूफ ना हो जाए। अब तो ये भी तंजीम का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे किस्से से भाभी की जात को अलग कर दिया जाए तो पूरा किस्सा ग्रोही इख्तलाफात का रंग ले सकता है, जिसमें दोनों तरफ के आदमी मारे गए हैं। वेरा जैकब के कत्ल से आसानी के साथ चश्मपोशी इख्तियार न कर सकेगी, वरना लंदन में अपनी साख से महरूम हो जाएगी। वो ठीक ही कह रहा था। मैंने मामलात पर इस जाविये से गौर ही नहीं किया था।
जाहिर है कि वीरा ने लंदन में गिरोह अपनी जाती खिदमत के लिए तो हरगज ना पाला होगा, इसका ताल्लुक भी तंजीम के मफादात और कारकर्दगी से रहा होगा। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि दुनिया में बरतानवी अखबारात की आज़ादी और समाजी दोस्ती का बड़ा शोहरा था। मुआशरे पर असर अंदाज होने वाले हर जुर्म के बारे में इस वक्त तक कुरीद कुरीद कर खबरें और फीचर शाया किए जाते थे जब तक असल मुजरम बेनकाब होकर कानून की गिरफ्त में न आ जाए। जबकि काउंट्री में गजाला के हाथों दोहरे कत्ल का वाकया ताज़ा था, लिहाजा अखबारात में इस बारे में सनसनीखेज तफसीलात की मौजूदगी नागुज़ीर थी और शायद शाम के एडिशनों में एक्यूज आर्म्स के दोहरे कत्ल की कहानियां भी आने वाली थी। मैं जरा नीचे से अखबारात लेकर आता हूं, मैंने उठते हुए सुल्तान शाह से कहा। क्या यही बात तुम अंग्रेजी में दोहरा सकते हो? उसने संजीदगी के साथ सवाल किया। क्यों? मैंने हैरत के साथ पूछा। हम यहाँ आते ही जिन हालात से दो चार हो गए हैं, इनमें जुबान से लाइल्मी मेरे लिए दुश्वारियों का सबब बन सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अलहदगी में तुम मेरी मदद करो। कम अज कम मुझे इजहारे मुद्दा के काबिल तो होना ही चाहिए। एक्सक्यूज आर्म्स में हैंड्स अप कराने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जरूरत पेश आ गई तो आगे क्या कहूँगा। बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी से वाकफियत के बाद तुम अपना रोल बेहतर तरीके पर अदा कर सकोगे। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत दोबारा कुर्सी संभालते हुए कहा। ये तो बताओ कि तुम एक्सक्यूज आर्म्स में दाखिल कैसे हुए थे? जिस दरवाजे से तुम अंदर गए थे वही इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे तो मैंने अंदर से बुलेट किया कर दिया था। वो धीमे से हंसा। इसका मतलब है कि काला हान ने अपनी मौत का बंदोबस्त खुद ही किया था। तुम्हारे अंदर दाखिल होने के चंद सानियों बाद दरवाजा दोबारा खुला था और काला हान ने सर बाहर निकालकर गर्दोपेश का जायजा लिया था कि कहीं बाहर तुम्हारा कोई साथी मौजूद न हो। गालबन इसने दरवाजा बंद करने के बाद दोबारा अंदर से बुलेट नहीं किया था। मेरे जोर देते ही दरवाजा आसानी के साथ खुलता चला गया था। ला हौला वला कुव्वत। मैं सर झटकते हुए दोबारा उठ गया। होटल से निकलकर मैं बिलग्रीव स्ट्रीट से होता हुआ मेन रोड पर आया और स्टॉल से सुबह के अखबारात के साथ ही 2 अखबारात के ताज़ा तरीन एडिशन भी खरीद लिए। मैं अखबारात के दाम अदा कर रहा था। मुझे सेंट की तेज महक के साथ अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं तेजी से पलटा और इस खूबसूरत और दराज कामत खातून से टकरा गया जो पूरे स्टॉल को छोड़कर ऐन मेरी पुश्त पर खड़ी न जाने क्या कर रही थी। गलती इसकी थी, मगर हम दोनों ने तकरीबन बेयाक वक्त ही एक दूसरे से माजरत की और इसके हल्की लिपस्टिक में रचे हुए लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। तो सादम खुशगवार था और फिर इस बोझल माहौल में इसकी निगाहों में मानी खेज चमक नजर आई तो मैंने बढ़कर नरमी से इसके शाने पर हाथ रख दिया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मगरब की सरजमीन पर किसी औरत से यूं सरे राह टकराने का मेरा ये पहला मौका था। इन लोगों की आज़ाद रवि के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था। फिर वीरा लाइट को तो मैंने बहुत करीब से देखा था, मगर फिर भी मैं इसके रद्द अमल के बारे में तजब का शिकार था। इसलिए मैंने दानिस्ता जुर्मानी अल्फाज का इंतखाब किया था। वो माली मुनाफत के लिए किसी शिकार की तलाश में थी तो मेरे अल्फाज हौसला अफजा थे। अगर इसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी तो जिस्मानी तसादम के बाद मेरे वो अल्फाज एक रस्मी और इखलाकी पेशकश से ज्यादा नहीं थे। आओ, इसने यूं दोस्ताना अंदाज में कहा जैसी हमारी बरसों की शनासाई रही हो। कहाँ जा रहे हो? अब तो मंजिल का तयन तुम्हारे मशवरे से होगा। फीस क्या होगी? शश, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। लंदन में आजकल पुलिस ने हमारी जिंदगी अजीरन की हुई है। मुआवजे का जिक्र आते ही कानून हरकत में आ जाता है, मगर मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कानून नजर नहीं आ रहा। मैंने दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए मज़ाक़ाना लहजे में कहा। खास मुकामात पर आजकल सादा पोश सिपाही दूरबीनों समेत मौजूद होते हैं और दूर से मुश्तबा जोड़ों का जायजा लेते रहते हैं। जहाँ घपले का शुबा हो जाए वायरलेस पर अपने बावर्दी साथियों को बाखबर कर देते हैं और वो आनन फानन घेरा डाल लेते हैं। काम की बात नहीं बताई तुमने अभी तक। बेवकूफ़ी की बातें ना करो, वो बेतकल्लफाना लहजे में बोली। मैं तुम्हें अखबार का बिल अदा करते हुए देख चुकी हूँ कि तुम्हारे पर्स में खासी रकम मौजूद है, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मुझे परवाह नहीं है, ये बताओ कि किधर चलोगे? मैं सिस्की गार्डन्स में रहती हूँ, होटल में बिल्कुल अलग थलग कमरे में रहती हूँ। तुम्हारा क्याम कहाँ है? पता दे दो, जरूरत महसूस की तो
आ जाऊंगा। मुझे यक बियक इससे उकताहट महसूस होने लगी थी। इसके बुशरे से सारी नरमाहट यक लख्त काफूर हो गई और वो मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए गुर्राई। मुझे पहले ही अंदाजा था तुम एशियाई लोग पैदाइशी फक्कड़ होते हो, फिर जानते बूझते मुझसे क्यों आ टकराई थी। टक्का विक्टोरिया, मैंने जहरीले लहजे में सवाल किया, लेकिन वो मेरा फिक्रा पूरा होते ही तेजी से मुखालिफ सिमत में मुड़ गई थी, शायद किसी नए शिकार की तलाश में। दरअसल इब्तदा में मेरा इरादा इससे कुछ देर के लिए मिल बैठने का था, क्योंकि वो इब्तदा ही से पेशावर नजर आई थी और मेरा ख्याल था कि 10-20 पाउंड के लालच में वो लंदन की जेर जमीन दुनिया के बारे में बेहतरी कारआमद बातें बता सकेगी। लेकिन फिर इस अंदेशे के पेश नजर वो इरादा मुलतवी कर दिया कि कहीं मैं सुल्तान शाह समेत शेफर्ड बुश में किसी की निगाहों में न आ गया हूँ, या किसी ने हमारी लाइल्मी में हमें एक्सक्यूज आर्म्स के बगली दरवाजे से निकलते न देख लिया हो। अगर इस बारे में पुलिस को जरा भी भनक मिल जाती तो पूरे शहर के होटलों में एक साथ ठहरने वाले हर इस एशियाई से बाज पुरस का सिलसिला शुरू हो जाता जिसका कोई साथी भी रहा हो। और ऐसे मामलात में हर मुल्क की पुलिस बदकमाश औरतों पर इन्हिसार करती है, क्योंकि वो गैर मुल्की सियाहों में अमूमन खासी रसाई रखती हैं। इस तरह वो औरत मुझे और सुल्तान शाह को यक जाक देख लेने के बाद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। रहा होटल का अमला, तो इससे मुझे किसी पेशरफ्त का डर नहीं था, क्योंकि इस तरह होटल की शोहरत दागदार हो सकती थी। फिर वो जब तक अपने मेहमानों की किसी मशकूक सरगर्मी से वाकिफ न हो, अमूमन पुलिस से रुजू करने से गुरेज ही करते हैं। मेरी दस्तक के जवाब में सुल्तान शाह ने कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर घुसते ही बिस्तर पर अखबार फैलाकर बैठ गया। सुल्तान शाह भी एक अखबार उठा लिया और अपनी वाजिबी तालीम की वजह से वो अंग्रेजी पर अबूर नहीं रखता था, लेकिन पढ़ने और फिक्रों से टूटा फूटा मफहूम अखज करने पर कादिर था। रोजनामा सन की अंदरूनी सफ़े पर काउंट्री का पुरस्रार दोहरे कत्ल के अनवान से एक सह कालमी सुर्खी फौरन ही मेरी तवज्जो का मरकज बन गई। जैली सुर्खी से जाहिर हो रहा था कि बेरहम एशियाई कातला इस वक्त तक रुपोश थी। मैंने इस खुशखबरी पर इत्मीनान का सांस लेते हुए खबर का तफसीली मुतालिया शुरू कर दिया। काला हान ने मुझे इस वाक़े से तो आगाह कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो वारदात कब वकूअ पज़ीर हुई थी। सन की खबर के मुताबिक वो वाक़या पिछले वीकेंड पर यानी 2 दिन पहले रूनुमा हुआ था। तफसीलात पढ़ते हुए मेरे दिल में बेइख्तियार जैकब के मुजर्रद भाई के लिए एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। काला हान ने इसका तज़किरा तहकीर अमेज अंदाज में किया था, लेकिन अखबारी इतलात कुछ और ही कहानी सुना रही थी। जोसेफ मैकरसन के मकान में आधी रात के बाद फायरिंग होते ही इसके पड़ोसियों ने फोन पर पुलिस को मुतल्ला किया था, और जब पुलिस वहां पहुंची तो निकासी का रास्ता खुला हुआ था। अंदर शहर के 2 औबाश नौजवानों की ताज़ा लाशें अपने खून में लथपथ पड़ी हुई थीं, और जोसेफ कसरत मैं नोशी के बायस दुनिया माफिया से बेखबर अपनी ख्वाबगाह में बेसुध पड़ा हुआ था। जोसेफ ने होश में आने के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दोनों मकतूलों इसके शनासा थे और वक़ुआ की शाम एक मुकामी लड़की को साथ लेकर इसके घर आए थे। वो चारों बैठे शराब नोशी और गपशप करते रहे। इस दौरान में दोनों मकतूलीन ने जोसेफ को बातों में उलझाकर इस कदर शराब पिला दी कि वहीं बैठे बैठे सो गया। इसे कुछ इल्म नहीं था वो अपनी ख्वाबगाह में कैसे पहुंचा और वहां बाद में क्या वाक़यात पेश आए। हैरतनाक बात यह थी कि गजाला का नाम पूरी खबर में कहीं नहीं था। जोसेफ ने इस नामालूम लड़की का नाम सोनिया बताया था। इसने अपने मकान में गजाला के क़याम के सिलसिले में इतनी राजदारी बरती थी कि इसके पड़ोसियों तक को इसके वजूद का इल्म नहीं हो सका था। अगर काला हान ने मुझे इस वाक़े की तफसील से आगाह न कर दिया होता तो खबर पढ़कर मेरे लिए ये तसव्वुर करना भी मुहाल होता कि गजाला इस वारदात का मरकजी किरदार थी। मगर बाद में तफ्तीशी अफसरान को मकतूलीन के लिबास पर से लंबे और स्याह नस्वानी बाल मिले जो जोसेफ की मुकामी लड़की वाली कहानी की नफी कर रहे थे। इस पर जोसेफ के मकान की तलाशी ली गई और एक ख्वाबगाह में मलबूसात समेत नस्वानी इस्तेमाल की बहुत सी अशिया दरियाफ्त हुई, जिससे ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि इस घर में कोई लड़की मुकीम थी। इस इंकशाफ के बाद ही उसे हिरासत में ले लिया गया और इसने तस्लीम कर लिया कि कातिल लड़की इसकी मेहमान थी, लेकिन इस मरतबा भी इसने गजाला की असलियत से पर्दा हटाने की बजाय यही कहा कि वो भारतीय नजाद लड़की थी और इसका नाम सोनिया ही था। हो सकता है कि जोसेफ के सो जाने के बाद मकतूलीन ने लड़की पर दस्त दराजी करने की कोशिश की हो और वो अपने दिफा में इन्हें हलाक करके खौफ के आलम में मौका से फरार हो गई हो। जोसेफ की कहानी अपनी जगह मजबूत थी, लेकिन मैं ये समझने से कासिर था इन हालात में काला हान को गजाला के नाम का इल्म कैसे हुआ। बज़ाहिर इसका
इसका एक ही इम्कान नजर आता था कि शायद वारदात के बाद मगर जोसेफ की गिरफ्तारी से कबल काला खान ने इसे जा लिया हो और किसी तरह इसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो गया हो। फिर ये तो जुराइम की दुनिया का एक आलमी असूल था कि बाहमी तनाज़ात कानून की अमलदारी से बाहर ही निपटाए जाते थे। किसी भी फरीक की तरफ से कानून का सहारा लेने की कोशिश को रवायत शिकनी और बुज़दिली तस्वर किया जाता था। लिहाजा ऐन मुमकिन था कि काला खान ने पुलिस और जोसेफ के दरमियान कोई नई उलझन खड़ी करने की बजाय इस वाक़े में जोसेफ की बेगुनाही को तस्लीम कर लिया हो और खुद गजाला से हिसाब बराबर करने की नीयत से लंदन चल पड़ा हो। यूं जोसेफ को गजाला के बजाय सोनिया के नाम पर अड़े रहने का जवाब मिल गया हो। शायद काला खान मेरे सामने भी गजाला का नाम न लेता, लेकिन वो मुझे खत्म कर देने का फैसला कर चुका था, इसलिए इस बारे में एहतियात को नजरअंदाज कर बैठा। वरना जैकब के कत्ल के बाद मेरे लिए गजाला के बारे में कुछ भी जानना मुमकिन न होता। गजाला कहाँ थी ये कोई भी नहीं बता सकता था। जोसेफ ने इसे कत्ल के इल्जाम से बचाए रखने की हत्तल-मकान कोशिश की थी, जो इस वक्त तक कामयाब होती नजर आ रही थी। इस बारे में मुझे बस एक ही खलश थी कि काला खान की कहानी के मुताबिक किसी ने इसे खबर दी थी कि कातिल लड़की को काउंटी से लंदन आने वाली बस में सवार होते देखा गया था। इसका मतलब था कि वो मुखबर गजाला को पहचानता था और अभी तक जिंदा था। इस बारे में काला खान की एक और बात भी काबिल गौर थी। इसने कहा था कि पहले इसके आदमी दूर दूर से गजाला पर डोरे डालने की कोशिश करते रहे। इसमें नाकामी के बाद उन्होंने जोसेफ के मकान पर पार्टी का ड्रामा रचाने का फैसला कर लिया। इससे जाहिर होता था कि गजाला काउंट्री में मंजर आम पर मौजूद थी और लोग इसे जानते थे, लेकिन अखबारी इतलात में कहीं ऐसा इशारा नहीं था। हद तो ये थी कि जोसेफ के पड़ोसी तक इसके घर में किसी लड़की के क़ियाम से लाइलम थे। लिहाजा काला खान के इस तबसरे को रवा रवी में कही हुई बात समझकर नजरअंदाज किया जा सकता था। इस तरह मेरे सामने दो तरजीहात रह गई थी। अव्वल गजाला का सुराग लगाना जो फिलहाल दुश्वार नजर आ रहा था, और काला खान के इस मुखबर का पता चलाना जो गजाला को पहचानता था, क्योंकि वो शख्स गजाला की आज़ादी के लिए किसी भी वक्त बदतरीन खतरा बन के सामने आ सकता था। अगर इसकी निशानदही पर पुलिस किसी भी वक्त गजाला पर हाथ डाल देती तो लाशों के लिबास से चिपके हुए नस्वानी बालों और गजाला के बालों के तज्जिए की यकसा रिपोर्ट मजीद किसी शहादत के बगैर इसको कातिल करार दे सकती थी। लेकिन सुल्तान शाह मेरे इस नजरिए से मुत्तफिक नहीं था। इसका ख्याल था कि गजाला काउंट्री में पूरी राजदारी के साथ रही थी, लेकिन वो गालबन कोई छोटा सा शहर या कस्बा था जहां हर मोहल्ले में रहने वाले एक दूसरे को बखूबी पहचानते होंगे। लिहाजा जोसेफ के इलाके में रहने वाले किसी फर्द ने अगर रात गए किसी अजनबी लड़की को इलाके के बस स्टॉप से लंदन के लिए सवार होते हुए देखा होगा तो इसका जिक्र भी किसी न किसी से किया होगा, और काला खान ने वो इतला मिलते ही 2 और 2 को मिलाकर 4 कर लिया। इससे कता नजर काला खान के लंदन पहुंचने के लिए किसी ऐसी मुखबरी की जरूरत नहीं थी। अगर इसने जोसेफ पर ऐसे तरीके से हाथ डाला था कि इससे गजाला का नाम उगलवाने में कामयाब हो गया था, तो जोसेफ ही ने इसे ये भी बताया होगा गजाला को इसके बड़े भाई जैकब मैकफरसन ने इसके पास भेजा था। इसका मशवरा था कि हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ गजाला का खोज निकालने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन लंदन में हम इसे कहाँ तलाश करेंगे। मैं सदमे और मायूसी से मगलूब लहजे में बोला, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें फौरी तौर पर एक दूसरे से अलग होटलों में क्याम करना चाहिए। काला खान के कत्ल में मुलव्वस होने के बाद ये एहतियात जरूरी हो गई है। वो मेरी कैफियत के पेश नज़र इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था। कमरा तो यहाँ भी अलग ही है हमारे, मैंने खालिल ज़हनी के आलम में कहा। कमरों की बात नहीं, हमें अलग अलग होटलों में ठहरना चाहिए ताकि हम में से एक पर कोई उफ्ताद आए तो दूसरा महफूज रहते हुए इसकी मदद कर सके। यहाँ की पुलिस से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। यहाँ कम अज़ कम एक रात तो गुजारना ही पड़ेगी। इससे पहले होटल छोड़ा तो इंतजामिया शुबहात में मुब्तला हो सकती है। इंतजामिया? वो हौले से हंस दिया। यहाँ की इंतजामिया खुश मिजाज जरूर है लेकिन काफी मोटी है। इसके तबसरे पर मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका, क्योंकि इस होटल में अभी तक वही एक देव हैकल औरत नजर आई थी जो यक वक्त सारे इंतजामी अमूर निपटाती नजर आई थी। बल्कि मेरा तो ख्याल था कि शायद बवक्ते जरूरत वही होटल की वेट्रेस के फ्राइज भी अंजाम देती होगी। तुम बस पहली बात बताकर रह गए, दूसरी बात क्या है? मैंने इसे टोका। मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। हम वीरा के इंतजार में हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। अगर
हम लंदन के जुराइम पेशा लोगों से किसी काम के आदमी तक रसाई हासिल कर सके तो अपने तौर पर खासी पेशरफ्त कर सकते हैं। मैंने तो बस सोहो के इलाके का नाम सुना हुआ है। अगर इस जगह की शोहरत रंगीनियों के बायस है तो ये जरूरी तो नहीं कि वहाँ हम कोई कामयाबी हासिल हो सके। कोशिश तो की जा सकती है वरना जी तो बहल जाएगा। इस वक्त जिस होटल में हमारा क्याम था वहाँ मेहमानों के लिए काम का कोई बंदोबस्त नहीं था। बस कमरों के साथ सुबह का नाश्ता पाया जाता था जो रिवायती तौर पर कॉन्टिनेंटल नाश्ता कहलाता था, यानी टोस्ट, मक्खन, 2 अंडे और चाय पर मुश्तमिल होता था। जबकि बरतानवी तर्ज नाश्ता जो निहायत भरपूर और मतनू होता था शायद मतवस्त से जरा ऊंचे होटलों में ही सर्व किया जाता था। नाश्ता तो सुबह से मामला था लेकिन इस वक्त हमें रात के खाने के लिए बाहर निकलना था, लिहाजा मैंने सुल्तान शाह की तजवीज़ कबूल करते हुए फौरी तौर पर बाहर चलने का फैसला कर लिया। सुल्तान शाह नहा धोकर लिबास तब्दील करने के लिए चंद मिनट की मोहलत लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और मैं बेतकान उतारने के लिए गुसल खाने में घुस गया। मैं तैयार हो गया लेकिन सुल्तान शाह वापस न पहुंचा तो मैं खुद इसके कमरे की तरफ हो लिया। बंद दरवाजे के सामने पहुंचते ही मैं एक सानिये के लिए ठिठका था क्योंकि अंदर से किसी औरत की अंग्रेजी में बोलने की आवाज आ रही थी, मगर फौरन ही मेरा वो शुबा दूर हो गया क्योंकि मतन, अंदाज और लहजे से जाहिर हो गया था कि सुल्तान शाह के कमरे में टेलीविजन ऑन था। मेरे दस्तक देते ही सुल्तान शाह ने दरवाजा खोला तो इसके चेहरे पर अजीब सी चमक मौजूद थी। इसने उजलत में मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा मुकफ्फल करते हुए मेरी तरफ घूम गया। इसके गीले बदन पर तौलिया लिपटा हुआ था। तुमने टेलीविजन देखा? इसने हंजानी लहजे में सवाल किया, लेकिन इस असना में मैं इसे नजरअंदाज कर चुका था। टेलीविजन ने फौरी तौर पर मेरी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करा ली थी। शेफर्ड्स बुश के इलाके में होने वाली दोहरे कत्ल की वारदात की खबर फैल चुकी थी और स्क्रीन पर एक औरत ड्रामाई लबो लहजे में वारदात से मुतल्लका निकात पर रोशनी डाल रही थी। फिर स्क्रीन से वो खातून गायब हो गई। इसका तबसरा जारी था और अब स्क्रीन पर कैमरा शेफर्ड बुश की सड़कों पर होता हुआ धीमे धीमे एक्सक्यूज आर्म पर मरकूज हो गया जहां लंदन पुलिस का भारी मुहासरा नजर आ रहा था। इसके बाद मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू शुरू हो गए। मैं पूरी तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज सुन रहा था। किसी भी मुहज्जब शहर में इंसानी कत्ल की वारदात हमेशा सनसनीखेज और खौफनाक साबित होती है, लेकिन मुख्तसर सी मुद्दत में टेलीविजन के नामा निगार ने ये खोज निकाल लिया था कि लंदन के करीबी कस्बे काउंट्री में होने वाले दोहरे कत्ल का एक्सक्यूज आर्म से ताल्लुक मौजूद था। काउंट्री में दोहरा कत्ल जोसेफ के घर हुआ और अब लंदन में जोसेफ का बड़ा भाई जैकब मैकफरसन पुरस्कार हालात में एक्सक्यूज आर्म्स में ज़िबा कर दिया गया था। इन वारदातों में क्या ताल्लुक है? कहीं काउंट्री वाली पुरस्कार सोनिया अब लंदन में सरगर्म तो नहीं हो गई है? ये बहुत अहम सवाल था। इसलिए आइए अब जरा काउंट्री चलते हैं। आखिर में मुबस्सर स्क्रीन पर नमूदार होकर कह रही थी और इसका फिक्रा खत्म होते ही स्क्रीन पर लंबे बालों वाली एक मासूम दोशीज़ा सरकश घोड़े पर सवार नजर आई। वो कोई मुतहर्रिक तस्वीर नहीं बल्कि एक साकित मुजस्मा था और फिर इस पथरीले मुजस्मे के मादूम होते होते आवाज उभरी, काउंट्री मादाम गुडाइब की सरजमीन जहां आज एक सफाक औरत ने शहर का अमन व सुकून गारत किया हुआ है। गुडाइब अमनो आफियत की इलामत के तौर पर आज भी याद है, लेकिन सोनिया इस शहर में दहशत और बर्बरियत की इलामत बन गई है। प्रोग्राम जारी रहा लेकिन मेरे लिए इसमें कोई खास जाज़बियत नहीं रह गई थी। असल नुक्ता सामने आ चुका था कि काला खान के कत्ल के चंद ही घंटों के अंदर दोनों वारदातों के दरमियान ताल्लुक पैदा कर लिया गया था और एक्सक्यूज आर्म्स की खून रेजी को सोनिया की मफरूजा जात से मुंसलिक करने की गैर शौरी कोशिश का आगाज हो चुका था। हमारे हक में ये बहुत उम्मीद अफजा सूरत हाल थी क्योंकि इबलागे आमा के इदारे किसी न किसी तरह तफ्तीश करने वाले इदारों पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखते हैं और अगर पुलिस इनके नजरियात को यकसर नजरअंदाज करने लगे तो नाअहली के तानों की बरमार शुरू हो जाती है। तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त टेलीविजन पर यह प्रोग्राम आ रहा है? मैंने सुल्तान शाह से पूछा जो उजलत में लिबास तब्दील करने में मसरूफ था। मुझे खाक पता नहीं था, वो खिफत अमेज हंसी के साथ बोला। मैंने तो बस वक्त गुजारी के लिए कमरे में आते ही टेलीविजन ऑन कर दिया था और गुसल खाने का दरवाजा खोलकर शावर के नीचे नहा रहा था कि अचानक ही रक्सो मौसीकी का प्रोग्राम रोककर पहले शेफर्ड बुश में दोहरे कत्ल की खबर नशर की गई। फिर प्रोग्राम दूसरा शुरू हो गया। तफसीलात शायद मेरे पल्ले न पड़ी हों लेकिन काम की बातें समझ में आ गई थी। इब्तदाई राय यही कायम की जा रही है कि
जैकब और काला खान के कत्ल का ताल्लुक सोनिया की जात से है, अपनी बात अधूरी छोड़कर मुझे एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन की तरफ मतवज्जो हो जाना पड़ा, क्योंकि वहां जोसेफ की मदद से पुलिस के माहिरीन और मुसव्विरों का बनाया हुआ खाका दिखाया जा रहा था। स्क्रीन पर कातला के चेहरे की आउटलाइन देखते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। वो 100 नहीं तो 90% गजाला से मुशाबा थी, लेकिन जब इस स्पॉट खाके में दीगर नक्शो नगार का इजाफा होना शुरू हुआ तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि इस बार हर शनाख्त गजाला से मुख्तलिफ थी। गजाला की झील जैसी स्याह गजाली आंखों की जगह नीली आंखें नजर आ रही थीं, बाल तिरछे हुए थे, नाक की साख्त ही मुख्तलिफ थी और नथने यूं फूले हुए थे जैसे कातला फुंकार रही हो। लब ना यकूती थे ना मरमरी, बल्कि मोटे मोटे सुलगते हुए होंठों ने इस खाके को खासा कशिश अंगेज बना दिया था। रही सही कसर बाएं अबरू के इख्तिताम पर उभरने वाले स्याह तिल ने पूरी कर दी थी, जो गजाला के चेहरे पर सिरे से मौजूद ही नहीं था। मैंने इसी वक्त दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी ने साथ दिया और मुकद्दर यावर रहा तो इस अटल हमायत पर जोसेफ मैकफर्सन को मैं ऐसे शायाने शान इनाम से नवाजूंगा कि वो उम्र बारी से फरामोश न कर सकेगा। इसने जिस माहिराना बल्कि पेशा वराना अंदाज में गजाला की जात को हर किस्म के शुबहात से बाला तर रखने की कोशिश की थी, इसकी बिना पर मुझे पूरा यकीन हो चला था कि वो सिर्फ जैकब का छोटा भाई ही नहीं था, बल्कि बजाते खुद भी वीरा का वफादार नमकख्वार था। वरना इस दौर में मगरब की मादा प्रस्त मुआशरत में भला कौन किसी मजलूम मुजरम की पुश्त पनाही कर सकता था। प्रोग्राम के आखिर में नीली आंखों वाली इस सफाक एशियाई कातला के बारे में बरतानिया के शहरियों से इस अपील के साथ प्रोग्राम खत्म कर दिया गया कि वो जहां भी देखी जाए इसके बारे में करीब तरीन पुलिस स्टेशन को इतला दी जाए, ताकि इनका शहर मजीद खूनरेजी से महफूज रहे। सुल्तान शाह शायद प्रोग्राम के साथ होने वाली तकरीर से इतना मतलब अखज न कर पाया हो जितना इसने अंदाजों से समझ लिया था, क्योंकि वो अंग्रेजी फिल्में देखने का सदा का शौकीन था और मुकालमात न समझने के बावजूद फिल्म की कहानी हरफ बे हरफ दोहराने में खास मलका रखता था। इसने टेलीविजन ऑफ करते हुए मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कंघे से अपने बाल संवारते हुए बोला, अब तो तुम खुश हो ना? किस बात पर? मैंने इसे घूरते हुए खुश्क लहजे में सवाल किया। प्रोग्राम तुम भी देख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है कि अब सब ही एक गलत लड़की की तलाश में मसरूफ रहेंगे और बाबी को नकलो हरकत की आजादी मिल सकेगी। तुम तो खासे काबिल हो, कौन कहता है तुम्हें अंग्रेजी सिखाने की जरूरत है? मजाक का ना उड़ाओ मेरा। वो अचानक ही उदास हो गया। तुम जानते हो कि समझने के बावजूद मैं मुकम्मल जुमले नहीं बोल सकता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम बुरा मान रहे हो? मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। आओ चले, मैं तैयार हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।